हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी होती क्या है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम या स्पेसिफाइड अमाउंट हम बोल सकते हैं एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे हमने पानी ले लिया है एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर। अब उसके अंदर हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, या तो शुगर डिसॉल्व करेंगे या फिर सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे शुगर क्या होगी, इजीली डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। हमको पता है 1 टेबल स्पून। अब मैंने बोला आप 2 टेबल स्पून शुगर एक और डिसॉल्व कर दीजिए उसके अंदर। आप बोलोगे वो भी डिसॉल्व हो गई। थर्ड हमने ऐड की, वो भी डिसॉल्व हो गई। फोर्थ हमने ऐड की, सपोज करते हैं कि वो भी डिसॉल्व हो गई। अब हम अगर वॉल्यूम बढ़ा देंगे, अगर हमने क्या किया 100 ml वाटर था उसको क्या किया 150 कर दिया या 200 कर दिया, तो अब जो शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही थी वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने जो अमाउंट थी वाटर का, जो वॉल्यूम था उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर हमारे पास वाटर है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है और शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही, जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो शुगर होगी वो इजिली डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या बोला, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। मतलब कोई भी हमारे पास दो चीजें हैं, दो चीजें क्या होंगी, फर्स्ट होगा सोल्यूट, सेकंड क्या होगा सोलवेंट। जो सोल्यूट होगा वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेसर अमाउंट, जो सोलवेंट होगा वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इन दोनों से मिलके हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी शुगर जो लेसर अमाउंट में हमने ली थी वो हो गया सोल्यूट, और जो हमने वाटर लिया था वो क्या हो गया सोलवेंट। तो उससे हमको क्या मिल गया, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो सोल्यूबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये नेचर पे डिपेंड करती है, हमारा सोल्यूट कैसा है, सोलवेंट कैसा है, एज वेल एज टेम्परेचर और प्रेशर पे भी ये डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड सब्सटेंस के अंदर। अगर सबसे पहले हम बात करें, अगर हम सॉलिड्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, शुगर को पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, सॉल्ट को हमने पानी में डिसॉल्व किया, तो ये इजिली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। बट एज कंपेयर अगर हम बात करें किसकी, एंथ्रासिन या फिर नेफ्थलीन की, एंथ्रासिन या फिर नेफ्थलीन, तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। व्हाई, बिकॉज दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड, दीज आर नॉन पोलर। ओके, तो मतलब एवरी सॉलिड्स डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। जो भी आपको गिवन लिक्विड मिला होगा उसके अंदर सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा वाटर के अंदर क्या क्या डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्ट एंड शुगर, इथेनॉल भी डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेफ्थलीन है और जो हमारे पास एंथ्रासिन है, ये डिसॉल्व हो सकते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अगर हम बात करें शुगर और सोल्ट की, तो शुगर और सोल्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं बेंजीन के अंदर। अगर हम सेम कंसीडर करें ऑयल, ऑयल क्या है, एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं, शुगर या सोल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सोल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, solid solute is added to the solvent, this one naphthalene and anthracene dissolve in benzene but NaCl sugar does not dissolve in the benzene। NaCl और शुगर डिसॉल्व नहीं होगा बेंजीन के अंदर, बट नेफ्थलीन और एंथ्रासिन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, जब हमने क्या ऐड करना स्टार्ट किया, सोल्यूट को ऐड करना स्टार्ट किया वाटर के अंदर, तो जो हमारा वाटर था उसके अंदर जो शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि शुगर उसमें डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नाउन डिसोल्यूशन। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, हम क्या कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारा सब सेम है और हम क्या कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से कोलाइड होके क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सोल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट and this process is called crystallization।
तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर हम और ज्यादा अमाउंट डालें किसकी, सोल्यूट की, और वो डिजोल्व ना हो। जैसे कि हमने क्या लिया था, 100 ml वाटर लिया था एक बीकर के अंदर, हमने क्या बोला 1 टेबल स्पून शुगर है, वो डिजोल्व हो गई इजिली, सेकेंड भी इजिली डिजोल्व हो गई, थर्ड भी इजिली डिजोल्व हो गई। अब फोर्थ पे हम बोल रहे हैं कि अब और डिजोल्व नहीं होगी। तो अब जहां पे और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा है वाटर के अंदर, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और टिल नाउ जितने हम कंसंट्रेशन ऐड करते जा रहे हैं, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, जो डिजोल्व होते जा रहा है, तो वो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का क्या होगा, जहां पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वी कैन डिजोल्व एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, सो दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अगर हमने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल्स ऐड किए हैं वाटर के अंदर। सपोज हमने शुगर को ऐड किया है वाटर के अंदर, तो अब वो डिसॉल्व होगा। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उससे हमको शुगर सिरप मिल जाएगा जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ओके, तो यहां से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमारे पास क्या आएगा, जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट किस तरीके का है, हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट जो है वो सॉलिड है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हमारे पास सोल्यूट क्या है, सॉलिड। और हमको ये पता है अगर हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके ऊपर हम प्रेशर डाल के उसको डिसॉल्व नहीं करवा सकते हैं, किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। तो मतलब प्रेशर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन सॉलिड सॉल्यूट, बट गैसेस के केस में होगा, क्योंकि गैसेस हमको पता है जब हम गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास आ जाएंगे और वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बट सॉलिड सॉल्यूट के केस में यहाँ पे हमने कौन सा सॉल्यूट लिया है, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, तो इसके केस में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। गैसेस की बात करेंगे किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। अब हम गैसेस को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड्स के अंदर। तो हमको सबसे पहले तो ये पता है वाटर के अंदर बहुत सारी गैसेस सॉल्युबल होती हैं। ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि सॉल्युबल है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से एक्वेटिक सर्वाइवल है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव करते। कैसे सर्वाइव करते, क्योंकि जो हमारे पास वाटर होता है, पॉन्ड्स, लेक, जहां पे भी वाटर होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस वाटर के अंदर। उस डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से फिश, एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। बट ऑक्सीजन एज कंपेयर टू HCl लेस सोल्यूबल होती है। HCl हाईली सोल्यूबल गैस है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी पे किस तरीके से इफेक्ट होगा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक वाटर लिया, वाटर का कोई भी कंटेनर लिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो गैसेस थी वो और ज्यादा रैंडम मोशन में आ जाएंगी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल वैसे ही रैंडम मोशन में होते हैं। अब जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थी वो भी क्या हो जाएगी, एस्केप होगी। जैसे ही एस्केप होगी मतलब सोल्यूबिलिटी तो डिक्रीज हो गई, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से हम हेनरी लॉ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है जिसके अंदर हमने एक लिक्विड ले लिया। यहाँ पे नीचे की तरफ ये हमारे पास लिक्विड है और यहाँ पे ऊपर की साइड पे हमारे पास गैसेस है, और यहाँ पे ये पिस्टन है हमारे पास, ये है पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर हम इसके ऊपर वेट रखेंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिक्विड है, लिक्विड के अबव पे क्या प्रेजेंट होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है। अब ये गैसेस के पार्टिकल्स हमको क्या करवाने हैं, डिसॉल्व करवाने हैं इस लिक्विड के अंदर।
तो यहाँ पे इतना वेट था तो पार्टिकल्स ने पूरा यहाँ पे स्पेस एक्वायर किया हुआ है। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, मतलब वेट यहाँ पे बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। सी यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था तो पूरा वॉल्यूम एक्वायर किया हुआ था गैस ने। अब जैसे ही वॉल्यूम, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होने की वजह से कुछ गैसेस इसमें भी मिक्स हो गई। तो यहाँ पे जितने गैसेस के पार्टिकल सरफेस की कांटेक्ट में आ रहे थे उससे ज्यादा कांटेक्ट में यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। सोल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया। जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो इसी के बेसिस पे हेनरी has given this law. He states that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure. तो मतलब solubility किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर ऑफ द गैस। बाद में इन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसमें इन्होंने बोला कि जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस दैट इज डायरेक्टली pressure of any gas is directly proportional to the mole fraction of a pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of the components that present. Okay, जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज KH एंड दिस इज X. व्हाट इज दिस KH? हेनरी ने ये लॉ दिया था इसीलिए इन्होंने KH को बोला दिस इज हेनरी कांस्टेंट। और ये P क्या है, P इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस, KH is Henry constant and X is mole fraction. ओके, अब हमारे पास ये लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, P, KH एंड X के बीच में। अब इन्होंने ये बोला जब हम KH की वैल्यू स्टडी करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है फॉर डिफरेंट गैसेस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टेबल है, अगर हम यहाँ पे स्टडी करें N2 गैस के लिए, दिस इज N2 एट 293, तो यहाँ पे हमारे पास KH की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 76.48 एज कंपेयर टू जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे KH की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सी जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये केल्विन में है टेम्परेचर हमारे पास, जैसे ही इंक्रीज हुआ तो KH की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से हमको पता चला टेम्परेचर इंक्रीज किया, KH इंक्रीज हो गया। और हमको ये पता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहां से KH की वैल्यू इंक्रीज, सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे KH की वैल्यू कम है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो KH की वैल्यू कम होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हम एक एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास एक वार्म वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, तो कहाँ पे जो फिश है या एक्वेटिक एनिमल है कहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करेंगे, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर। तो आप आंसर बताइए। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा एक्वेटिक एनिमल ज्यादा स्टेबल होंगे कौन से वाटर के अंदर, वार्म वाटर या फिर कोल्ड वाटर। तो जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे वो ज्यादा अच्छे से रहेंगे, अच्छे से सर्वाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड वाटर होता है वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज अगर नहीं हुआ है तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब वहां पे ऑक्सीजन होगी, अदर गैसेस होंगी जो कि डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर। बट अगर वार्म वाटर हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा pH की वैल्यू बढ़ जाएगी और सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स है वो कोल्ड वाटर के अंदर अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लाइक हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल होती है, या कार्बोनेटेड वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो कार्बोनेटेड वाटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली वाटर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐड करवा देते हैं। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, CO2 गैस। अब CO2 गैस को फिल कैसे करते हैं, ऐसे ही हमारे पास लिक्विड होता है उसके अंदर हम क्या ऐड करवा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
व्हेन वी ओपन द कैप ऑफ द बोतल, सो वहां पे से एक गैस निकलती है, वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो हमारे पास गैस है उसको डिसॉल्व करवाने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? हेनरी लॉ का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी गैसेस की इंक्रीज हो जाती है, CO2 डिसॉल्व हो जाती है किसके अंदर? कोल्ड ड्रिंक के अंदर। सेकेंड एप्लीकेशन इज दिस, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहां पे गैसेस की जो वैल्यूज है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे ही डेफिशिएंसी होगी हमें किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? हमें अनोक्सिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो लाइक स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं? स्कूबा डाइवर्स एक सिलेंडर यूज करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस फिल्ड होती है। तो ऑक्सीजन गैस वो कैसी होती है? वो डाइल्यूट ऑक्सीजन गैस होती है। उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास 11.7% हीलियम गैस होती है और हमारे पास 56.2% नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन जो होती है दैट इज 32.1%। तो ये हमारे पास परसेंटेज होता है। हीलियम कितनी होगी? 11.7% हीलियम होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? इजिली हम ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं। तो इस तरीके से भी हम डाइल्यूट ऑक्सीजन का यूज करते हैं स्कूबा डाइवर्स में। ठीक है, तो ये था बेसिकली 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ एंड यही था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया सोल्यूबिलिटी होती क्या है, सोल्यूबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, किस तरीके से डिक्रीज होती है। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, शेयर with करो your friends and subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you so much and have a nice day. Like, share and Subscribe. Surprise, not subscribe subscribe to my channel. to my